नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और आज हम इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू पीनल लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डायनामिक चेंजेस, ठीक है, इसमें देखेंगे। सो अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन दिसंबर 25 गेव हर असेंट टू द 3 न्यू क्रिमिनल कोड बिल्स एंड नाउ दे आर एक्ट। तो जो 25 दिसंबर था 2023 में, ठीक है, तो 25 दिसंबर को जो नए बिल्स थे, ठीक है, नए क्रिमिनल कोड बिल्स थे नए 3, तो उनको क्या नाम है, एसेंट दे दिया गया। एसेंट मतलब क्या होता है, जब कोई बिल फाइनली प्रेसिडेंट के द्वारा साइन हो जाती है, एसेंट दिया जाता है तो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये है एक इनेक्टमेंट डेट अगर देखा जाए न्यू क्रिमिनल बिल्स का, तो वो है 25 दिसंबर 2023। और एज पर नोटिफिकेशन इसका जो इन्फोर्समेंट डेट होगा, मतलब जब से लागू होगा, वो है 1 जुलाई 2024। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी कि व्हाट वर द नीड्स फॉर न्यू एक्ट्स। तो ये जो नए कानून आए हैं उनकी क्या नीड्स थी। तो पहला माना जाता है कि ये जो लॉज हैं वह ब्रिटिश इंडिया के जो इंटेंशन थे टू रूल इंडिया, उसी का एक रेप्लिका है, मतलब उसी का एक समूचा ढांचा है, समझ लो, ठीक है। मतलब जिस तरीके से वो थे वैसे ये भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो यह रूल बनाए गए थे ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, सॉरी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये थे ताकि ब्रिटिश इंडिया को रूल किया जा सके, और ये जस्टिस सर्व करने के लिए नहीं थे, इसलिए इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और जो दूसरा रीजन बताया जाता है वह है कि इसमें जो कुछ सेक्शंस हैं वह करंट सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो लॉज होते हैं वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन चेंज होता है। तो सेकंड रीजन है वो यही दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो रीजन है वह दिया जाता है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है अपना, वो इतना एफिशिएंट नहीं है, तो इसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए लाया गया है। ओके, तो दीज वर द थ्री कॉज, दैट्स व्हाई न्यू क्रिमिनल बिल वाज पास। ओके, सो दीज आर थ्री कॉजेज। नाउ लेट्स सी द भारतीय न्याय संहिता 2023 इन कंपैरिजन विद इंडियन पिनल कोड 1860। तो अब देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के कंपैरिजन जो आईपीसी 1860 था उसके साथ। ओके, नाउ लेट्स सी दैट इफ वी सी देन द बीएनएस एक्ट विल हैव 358 सेक्शंस इंस्टेड ऑफ 511, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय न्याय संहिता एक्ट आया है उसमें 358 सेक्शन होंगे, जबकि जो आईपीसी हुआ करता था पुराना हमारे पास, उसमें केवल 511 सेक्शन थे। तो कुल मिला के 358 सेक्शन। इसका मतलब कि जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो सेक्शन है वे कम किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं। ओके, और 175 जो सेक्शन थे आईपीसी के उसमें चेंज किए गए हैं, और 8 सेक्शन जो थे वो ऐड किए गए हैं, और 22 सेक्शन जो है रिपील कर दिया गया। रिपील मतलब क्या हुआ, बिल्कुल हटा ही दिया गया, ठीक है। तो 22 सेक्शन को हटा दिया गया है 175 में कुछ बदलाव करके, और उसको फिर से बीएनएस में मतलब इंक्लूड कर लिया गया है, और जो 8 सेक्शन थे वो बिल्कुल नए तरीके से ऐड हुए हैं, ठीक है। तो these are the changes that have been made in BNS. Okay, or we can say that has been included in BNS. So now let's see. It mostly remains the IPC provisions. Okay, recognizes new offences, eliminates courts invalidated and raises penalty for new offences. तो देखो एक चीज है कि सीधा समझो कि जो आईपीसी था पहले का, जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए तो भाई फायदेमंद है, बिकॉज उनको बेसिक आंसर पता है। ओके, तो क्या नाम है, जो अभी का है वह भारतीय न्याय संहिता भी मोस्टली जितने भी आईपीसी के सेक्शन थे उनको रिटेन किया गया है, बस सेक्शन चेंज हो गया है, दूसरे जगह का कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे 376 था उसको आई थिंक 63 ऐसे कुछ किसी में कर दिया गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो सेक्शन थे उनका रीसफलिंग हुआ है, लेकिन मोस्टली जो प्रोविजन थे आईपीसी के वही हैं, और कुछ नए ऑफेंस भी रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तथा जो तीसरा काम किया गया है वह यह है कि जो कोड के द्वारा जिन सेक्शन को इनवैलिडेट कर दिया गया था, मतलब वो वैलिड नहीं रह गए थे, ठीक है, उनको हटा दिया गया है। और जो नए कुछ जो कई ऑफेंसेस थे उनके लिए कुछ नए पेनाल्टी रेज किए गए हैं, ठीक है। जो नए ऑफेंसेस हैं उनके लिए पेनाल्टी भी रेज किए गए हैं। सो दीज आर द मेजर चेंजेस दैट हैव taken place. Okay, now let's see rest of the part. So let's see the significant amendments in the IPC. तो पहला जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है वह है सेक्शन 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें जो बात किया गया है वह बात किया गया है जैसे जो मैरिज वगैरह नहीं कर लेते, तो अगर हम पुराना आईपीसी पढ़े होंगे तो उसमें कुछ केस लॉस थे, जैसे क्या नाम है, एक केस था अनुराग सोनी, ठीक है। जो दूसरा केस था वो था नईम अहमद वर्सेस एनसीटी दिल्ली। एनसीटी दिल्ली वाला भी 2023 का केस था। तो ये जो केसेस थे इसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है और फ्रॉम स्टार्टिंग उसका इंटेंशन था कि वो शादी नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे शादी करूंगा इस सेक्स के बदले, ओके, तो वह लायबल होगा, ठीक, रेप के लिए, ठीक। तो उस टाइम ये था, लेकिन इस चीज को कहने का मतलब है क्या नाम है, जो उस टाइम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था उसको अब सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया, समझ लो। तो वो कहता है कि हुएवर by deceitful means or making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the rape shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall be liable to fine. तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक महिला से प्रॉमिस करता है कि उससे शादी कर लेगा और स्टार्टिंग से उसका मतलब इंटेंशन नहीं है उसको फुलफिल करने का, मतलब जैसे एक व्यक्ति है ये बी से कहता है कि आप
से मैं शादी कर लूंगा, ठीक, और वो सोच कर रखा है कि मैं इसको बस बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं तो शादी करने वाला नहीं हूँ, और उसी प्रॉमिस के बल पे उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, और ये अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं है, ठीक है, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं होगा, और ये पनिश्ड होगा imprisonment ऑफ आइदर फॉर ए टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 10 years, तो मैक्सिमम 10 years की पनिशमेंट हो सकती है इसमें, और फाइन भी दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज सेक्शन 69 दैट हैज बीन एडेड टू न्यू भारतीय न्याय संहिता। ओके, सो इसमें ये भी दिया गया है कि डिसीटफुल मीन्स क्या होता है, तो इट शैल इंक्लूड द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, inducement or marrying after suppressing identity. So these are the explanations about the deceitful means that has been used in section 69 of the Bharatiya Nyaya Samhita. Okay, now let's see the section 109 of BNS. So जो एक और चीज़ है भाइया कि मतलब जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 109 में ऑर्गेनाइज क्राइम को पहली बार मतलब लाया गया है। तो इसमें बताया गया कि अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होता है तो उसको भी पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में इसमें दिया गया है कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी होना चाहिए, किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट और एक्सटॉर्शन एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, और यह एक मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के का हो सकता है, या तो ऑन द बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट हो सकता है। ओके, और ये जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग फिनेंशियल बेनिफिट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे जब वो ग्रुप के साथ कोई चीज़ किया जाता है ना, सिंडिकेट के साथ किया जाता है, तो उसे हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। तो उसी चीज़ को इसमें 109 में डिफाइन किया गया है, उसमें बताया गया कि ये पनिशेबल है। तो नया एडिशन क्या हुआ है, ऑर्गेनाइज क्राइम, और एक दूसरा हो गया कि सेक्स ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज और प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज भी पनिश किया जाएगा। तो ये दो नए एडिशन हुए हैं। नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। सो सेक्शन 111 ऑफ द बीएनएस कहता है कि ये पर्सन इज, तो इसमें क्या कहा गया है, टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया। मतलब पहले टेररिस्ट एक्ट इतना मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं डिफाइन था, तो इसमें इंक्लूड किया गया कि ये पर्सन इज सेड टू हैव कमिटेड अ टेररिस्ट एक्ट इफ ही commits any act in India or in foreign country with the intention to threaten the unity, integrity and security of India, to intimidate the general public or segment thereof or to disturb the public order। तो इसमें क्या गया है कि देखो कोई टेररिस्ट एक्ट जो इंडिया का इंटीग्रिटी या जनरल पब्लिक को डिस्टर्ब करता है या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, चाहे ये एक्ट इंडिया में होता है चाहे बाहर, तब भी पनिश्ड होगा। ओके, तो इसमें जो नया चीज एड हुआ है टेररिस्ट एक्ट को एड किया गया है। ओके, नाउ लेट्स सी सेक्शन 150 ऑफ बीएनएस, जो कि एक नया फॉर्म ऑफ सेडिशन है। सेडिशन को हटा ही दिया गया है, लेकिन जो नया फॉर्म ऑफ सेडिशन है उसको इसमें डिफाइन किया गया है। सो इसमें कहता है कि whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by signs or by visible representation or by electronic communication or by use of financial means or otherwise excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities or encourages feelings of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India or indulges in commits any such act shall be punished with the imprisonment of life or imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो इसमें भी कहा गया है कि चाहे वर्ड के द्वारा हो, चाहे साइन के द्वारा हो, चाहे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट के बारे में बात किया जा रहा था, वो नए क्रिमिनल बिल में अब तो एक्ट बन गया, तो नए क्रिमिनल एक्ट में उसको इंक्लूड किया गया है। आप पढ़ेंगे जब उसको समझेंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों से अगर कोई भी व्यक्ति या फिनेंशियल मीन से कोई भी व्यक्ति एक्साइट करता है या अटेम्प्ट टू एक्साइट करता है, ठीक है, कोई रिबिलियन, आर्म्ड रिबिलियन एक्टिविटी या सब वैसे एक्टिविटी या सेपरेटिस्ट, ठीक है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को करता है या यूनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो सब पनिश्ड होंगे लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए, या तो इंप्रिजनमेंट जो कि 7 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, और साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं ये दूसरा फॉर्म ऑफ सेडिशन है। सेडिशन एक हिसाब से हट गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको नए तरीके से डिफाइन किया गया है, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेना, कोई मैं पढ़ाऊंगा आगे पूरा, मतलब भारतीय न्याय संहिता पूरा कराऊंगा तो वहाँ कर लेंगे। जैसे यहाँ मतलब ओवरव्यू देना है कि क्या क्या चेंजेज आए। ओके, नाउ लेट्स सी सेक्शन 195 ऑफ बीएनएस। तो ये प्रिस्क्राइब करता है पेनल्टीज फॉर स्प्रेडिंग, डिसएमिनेटिंग, मतलब होता है स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद थ्रू स्पोकन वर्ड, साइंस, राइटिंग रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सबकी बार भर भर के देखेंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को अच्छे से हैंडल करना है। ओके, सो इस चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है, ठीक है, चाहे वो बोल के, चाहे किसी साइन, राइटिंग या रिप्रेजेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, तो वो भी पनिश्ड होगा, ठीक है। तो 195 ये इस चीज़ के बारे में बात करता है। नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो सेक्शन 226 ऑफ द बीएनएस जो है, यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है इस इंटेंशन के साथ कि वह रिस्ट्रेन करेगा एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। इस चीज़ को इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, 226 में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो क्या कहते हैं सुसाइड है, उसको उसका एक एक्सटेंसिव वर्जन आ गया है। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना। और जो सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस है, वह कहता है कि कोई भी अगर मर्डर कमिट करता है वह पनिश होगा डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और उसमें फाइन के साथ भी होगा। तो यह बताता है। और इसमें एक चीज़ और एड किया गया, इसको ध्यान रखो कि अगर ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन
अगर कंसर्ट होके मतलब एक मत होके कोई कार्य करते हैं, मर्डर करते हैं, कमिट करते हैं, ठीक है, और उसका ग्राउंड है रेस, कास्ट और कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, देखो पर्सनल बिलीफ है भैया, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, और एनी अदर ग्राउंड, तो जो हर एक मेंबर है इस ग्रुप का उसको डेथ पेनल्टी और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, ठीक है, या इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर। तो देखो अगर ऐसा कुछ होता है भैया कि कोई ग्रुप एक मत होके किसी को मारता है, मतलब जात रंग भेद जो भी है, मतलब कम्युनिटी के बेस पे, सेक्स के लिंग के भेद पे, जन्म के स्थान के भेद पे, और मतलब उसका क्या लैंग्वेज इसके उस पे आधार पे, या उसके पर्सनल बिलीफ के आधार पे, तो उसको या तो भैया डेथ पेनल्टी मिलेगा, या तो जिंदगी भर के लिए कारावास होगा, या तो ऐसा इंप्रिजनमेंट जो कि 7 साल से कम नहीं होगा, और उसके साथ फाइन भी देना पड़ेगा। तो जो ये नया इंटरप्रिटेशन है उसको एड किया गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये भी अगर देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, या मतलब कहते हैं कुछ लोग मिलके जब किसी व्यक्ति को किसी रेस, कास्ट और कम्युनिटी के ग्राउंड पे, या जो भी इसमें मेंशन उसके ग्राउंड पे मारते हैं, तो उनको भैया ये सारे पनिशमेंट दिए जाएंगे। तो एक नया एडिशन हुआ है मर्डर के इंटरप्रिटेशन में। ओके, नाउ लेट्स सी द सेक्शन 302 जो कि पहले मर्डर से रिलेटेड था लेकिन अब स्नैचिंग को बताता है। ओके, सो इसमें बताया गया कि थेफ्ट का भी स्नैचिंग होगा। सो थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीजेस और सिक्योर्स और ग्रैब्स और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें बताया कि किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर चोरी करते टाइम, ठीक है, जो क्या नाम है ऑफेंडर है वह सडनली या क्विकली या फोर्स के साथ छीन, मतलब क्या नाम है सीज कर लेता है, अपने पास रख लेता है छीन के, या वह सिक्योर कर लेता है, ठीक है, या ग्रैब कर लेता है, या टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन, या किसी व्यक्ति से ले लेता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है छीना झपटी का मामला, ठीक है। जब कोई थेफ्ट कमिट करने गया, अब ये छीन के लेके भाग गया जो भी किया, तो ये सब पहले स्नैचिंग नहीं था, तो कहीं ना कहीं अब स्नैचिंग को भी डिफाइन कर दिया गया। ओके ना, तो 302 में स्नैचिंग डिफाइंड है, और इसमें बताया कि whoever commits snatching shall be punished with the imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years, 3 साल तक की सजा हो सकती है मैक्सिमम, और इसके साथ फाइन के लिए भी लाइबल होगा। ओके, और एक नया डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन डाला गया है कि फॉर क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ द एज, अगर 18 साल से नीचे की लड़की है तो उसमें डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन डाला गया है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को लेके इसमें जो कानून है वो स्ट्रिंजेंट किए गए हैं ताकि उनको जस्टिस मिल सके। ओके, नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भारतीय साक्ष्य एक्ट है उसके अब कितने सेक्शन हो गए, 170, जो कि पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन थे, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें सेक्शन जो है बढ़ गए हैं, जैसे हम पिछले उसमें देख चुके हैं कि उसमें देखा गया कि जो क्या नाम है भारतीय न्याय संहिता है, मतलब जो आईपीसी को रिप्लेस किया है, उसमें अब सेक्शन जो है कम हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें जो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट से वो बढ़ गए हैं, पहले 167 था अब 170 हो गया है, और 23 सेक्शन जो है इसमें उसको अमेंड किया गया है, और एक सेक्शन है जो इंटायरली न्यू है। तो एक जो सेक्शन है वो पूरे तरीके से नया सेक्शन डाला गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है, और जो 23 सेक्शन है उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, और 5 सेक्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है। ओके, सो दिस इज द मेजर अमेंडमेंट्स दैट हैज बीन टेकन प्लेस। नाउ लेट्स सी द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड किए गए हैं, ठीक है। सो जो सेक्शन 57 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम है यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी प्राइमरी एविडेंस मानता है, ठीक है, जो पहले प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाता था। नाउ लेट्स सी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में भी ये बात करता है, ठीक है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल एविडेंस इनेबलिंग रिमोट टेस्टिमनी एंड इंश्योर्स दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विल हैव द सेम लीगल इफेक्ट्स एज पेपर रिकॉर्ड्स। तो इसमें एक चीज मैंने कहा डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़िया से हुआ है, ठीक है। इसमें देखो साक्ष्य अधिनियम में भी आप देखेंगे तो बहुत देखो ज्यादातर यही हुआ है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी प्राइमरी मान लिया गया, उसके बाद कहा गया कि जो ओरल एविडेंस है या रिमोट टेस्टिमनी को भी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन के लिए अलाउ कर दिया गया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक वे में भी उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। और यह भी बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनकी सेम लीगल वैल्यू होनी चाहिए जो पेपर रिकॉर्ड्स हैं, इसको भी इंश्योर किया है, ठीक है। तो ये चीजें भी भाई बहुत बड़ी चेंजेस आए हैं। नाउ लेट्स सी सेक्शन 24 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यह एक्सपेंड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ट्रायल which states that the cases involving a multiple people in which the accused flees or fails to respond to an arrest warrant are treated as joint trials। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट था ना जॉइंट ट्रायल का कि एक साथ जो ट्रायल होता था उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एक्सपेंड किया गया। ओके, नाउ सेक्शन 58 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये एक्सपेंड करता है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को, ठीक है। जो लिस्ट था कि कौन से सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात करता है। ओके, नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। सो इसमें हम देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो शॉर्ट में BNSS है, जो कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करता है। अब इसमें भी सेक्शन बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें 531 सेक्शन आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि पहले जो CRPC था उसमें 484 था, लेकिन अब 531 सेक्शन हो गए हैं, और इसमें जो 9 सेक्शन है उनको रिपील कर दिया गया, मतलब बिल्कुल हटा ही दिया गया है।
और सजेस्ट किया गया है कि 160 सेक्शन में चेंजेज हों और नए न्यू जो नए या न्यू प्रोविजंस हैं उन 9 प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दिस इज द मेजर चेंजेस जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड किए गए हैं बाय चेंजिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, नाउ लेट्स सी द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स। तो अगर हम सेक्शन 176 देखें तो सेक्शन 176 बात करता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देखो जो बात किए थे कि हम लोग की मतलब क्या नाम है स्पीडी जस्टिस सिस्टम लाने के लिए जो चेंजेज आए हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता क्या है कि द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। तो साइंटिफिक मेथड जो होते हैं उनका एप्लीकेशन होता है, इसी को हम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो जो सेक्शन 176 ऑफ BNSS है, तो वह रिकमेंड करता है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा ऐसे क्राइम में जो कि 7 साल या उससे ज़्यादा पनिशेबल हैं, और जो अपॉइंट होगा एक्सपर्ट इसके लिए वह विजिट करेगा प्लेस को और वहाँ से डॉक्यूमेंट करेगा प्रोसेस को, और वहाँ जो भी एविडेंस मिलते हैं उसको गैदर करेगा। तो ये चीज़ है 176। और जो 173 है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन, वह बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड इज परमिटेड फॉर ऑल ट्रायल इंक्वायरीज एंड प्रोसीडिंग्स। तो कहीं ना कहीं ये भी डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है क्या, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसको अलाउ कर दिया गया है कि सभी ट्रायल के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायल्स, ऑल ऑफ इंक्वायरीज एंड प्रोसीडिंग, तो सबके लिए भैया अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है वह अलाउ कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है हमारे कोर्ट सिस्टम का या जो इंडिया के जस्टिस सिस्टम का वह भविष्य बदलने वाला है। ठीक है, लेकिन अब सही से इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जस्ट मेकिंग लॉज डजंट मैटर। ठीक है, जब तक इनका इंप्लीमेंटेशन सही से ना हो। ओके, तो ये चीज़ कहता है अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 356 और BNSS। तो ये कहता है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और वह ट्रायल को अवॉइड करता है बाय एब्सकॉन्डिंग, अब जैसे कोई घोषित भैया की ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड हो चुका है और वह भाग जाता है ताकि वह ट्रायल में ना आए, तो जजमेंट कैन बी प्रोनाउंस इन देयर एब्सेंस। ये भी एक नया प्रोविजन जोड़ा गया कि अगर जैसे कोई भैया ऑफेंडर है प्रोक्लेम्ड और वह भाग जाता है ताकि ट्रायल को वह अवॉइड कर सके, तो उसके ना रहते हुए भी जो जजमेंट है वह प्रोनाउंस किया जा सकता है। मतलब ये समझ लो क्या नाम, जो CPC हम लोग एक्स पार्टी डिग्री नहीं कहते थे, उस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी लाया गया है। ओके, और अर्लियर CRPC में अगर एक अक्यूज हाफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट पीरियड अगर वो सर्व कर देता था तो उसको क्या नाम है रिलीज कर दिया जाता था पर्सनल बॉन्ड पे, और केवल एक्सेप्शन जो था वो डेथ पेनल्टी था। लेकिन जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो स्पेसिफाई करता है कि जय अप्लाई करेगा उस पर भी, जैसे कि लाइफ इंप्रिजनमेंट ऑफेंसेस हो या कोई इंडिविजुअल जो मोर देन वन ऑफेंस कमिट किया हो उस पर भी लागू होगा। मतलब जो पहले क्या था CRPC में कि अगर कोई भी क्या नाम है अक्यूज मैक्सिमम जो इंप्रिजनमेंट है उसका हाफ अगर सर्व कर देता है, ठीक है, तो उसे पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज किया जा सकता है। और इसमें एक्सेप्शन जो था कि जहां नहीं रिलीज किया जा सकता वो था डेथ पेनल्टी। लेकिन अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखा जाए तो 2 मोर कंडीशन जोड़ दिए गए हैं, जिसमें आपकी डेथ पेनल्टी में तो नहीं छोड़ा जाएगा, उसके साथ साथ लाइफ इंप्रिजनमेंट में भी नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर इंडिविजुअल एक से अधिक ऑफेंस कमिट किया है उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। 3 ग्राउंड लिए गए हैं जिसमें आप पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाएगा, इवन उसने हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो जो पहले का CRPC था वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि रेप के केसेस होते थे उसको कंडक्ट करने के लिए जो किसके द्वारा कंडक्ट होता था, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होता था, और ये तभी होता था जब एक SI सब इंस्पेक्टर रिक्वेस्ट करता था। लेकिन जब ये जो अब नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वह इसको एक्सपेंड करता है, अलाउ करता है कि कोई भी पुलिस इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। ओके, सो ये एक नया चेंज आया है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यह इंक्लूड करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR, ठीक है, और मैंडेट करता है पुलिस स्टेशन की कि वह रजिस्टर करे FIR रिगार्डलेस ऑफ द जुरिसडिक्शन। तो पहले जीरो FIR तो भैया स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन में ला दिया गया है कि जीरो FIR को भी डिफाइन किया गया है 173 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और ये पुलिस स्टेशन को मैंडेट करता है कि वो FIR रजिस्टर करें, इवन उनके जुरिसडिक्शन में वो मैटर आए चाहे ना आए तब भी, ठीक है। तो जीरो FIR का भी कॉन्सेप्ट आया है। और सेक्शन 349 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा कहता है कि जैसे अगर पहले हम देखें तो पहले वाला जो CRPC था उसमें वह अथोराइज करता था मजिस्ट्रेट को कि टू ऑर्डर स्पेसिमेन, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग, तो ये खाली 2-3 चीजें ऑर्डर कर सकता था। लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और अब जो मजिस्ट्रेट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो फिंगर इंप्रेशन और वॉइस सैंपल भी मांग सकता है, इवन फ्रॉम समवन नॉट अरेस्टेड, और उससे भी जो कि अरेस्टेड नहीं है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो कलेक्शन है ना, क्या नाम है, एविडेंस कलेक्शन का वो है, और जो पावर दिया गया था, अथॉरिटी दिया गया था मजिस्ट्रेट को, उसको एक्सपेंड किया गया है ताकि जो लीगल प्रोसीजर है वो इजिली डन हो सके। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वह डेडलाइन भी स्टैब्लिश करता है कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसका एग्जामिनेशन 7 दिन के अंदर, और अगर कोई आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उसके 30 दिन के अंदर जजमेंट देना है। ये तो एक्सपेंडेबल भी है, ऐसा है, तो एक्सपेंड भी हो सकता है जज के डिस्क्रिप्शन पे, या मतलब सर्कमस्टांसेस जो भी हैं। और एक चीज और है
कि जो विक्टिम है उसको इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस है उसको इन्फॉर्म करना है विद इन 90 डेज, और बताता है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया जा सकता है। मतलब एक बार चार्ज फ्रेम हो चुका तो उसके 30 दिन के अंदर केवल प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि प्ली बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट है क्या, ओके। और जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है वह विद इन 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग होगा, मतलब 60 दिन के अंदर पहला हियरिंग हो गया, उसके बाद 60 दिन के अंदर आपका चार्ज ऑफ का फ्रेमिंग होगा। चार्ज का फ्रेमिंग ये होता है कि एफआईआर में भाई कोई भी लिख दो, किसी के ऊपर ये धारा लग गया वो धारा लग गया, लेकिन जज साहब वहाँ पर एग्जामिन करते हैं कि कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल हैं और कौन से नहीं। तो ये चीज़ें भी आई हैं इसमें, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने कुछ डेडलाइंस भी फिक्स किए हैं। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वह जो प्रोविजन था पहले कि 1 मिलियन से अधिक जिनका पॉपुलेशन है उस सिटीज में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, उसको भी रिमूव कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, उसने जो पहले प्रोसीजर था कस्टडी का, पुलिस कस्टडी का, उसको अल्टर किया है। और जो अब कस्टडी होगा वो पार्ट्स में होगा, ठीक है, कई भाग में होगा। जो कि पहला होगा इनिशियल विद इन द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज, ठीक है। तो अब 40 या 60 डेज, इनिशियल 60 डेज में हो सकता है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो विच माइट रिजल्ट इन द डिनायल ऑफ द बेल इफ नीडेड, अगर जरूरत हुई तो बेल को भी डिनाई किया जा सकता है इसमें। सो द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट अलाउज द यूज ऑफ हैंडकफ्स ड्यूरिंग अरेस्ट लिमिटेड टू हैबिचुअल ऑफेंडर केपीज और इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ सीरियस ऑफेंसेस सच एज रेप, एसिड अटैक्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम्स एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसने केवल एक्सेप्शनल केसेस में ही हैंडकफ्स मतलब हथकड़ी लगाने की हथकड़ी लगाने की आज़ादी दी है, ठीक है, पुलिस को। और वो इसमें जैसे बताया गया कि हैबिचुअल ऑफेंडर एस्केपी है या रेप किया है ऑफेंडर है या एसिड अटैक किया है या जो भी क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम किया, इकोनॉमिक क्राइम्स किया, तो उनको हैंडकफ किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे एक केस भी था कि सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, एक केस था, उसमें कहा गया था कि क्या नाम है, हैंडकफ्स इन जनरल नहीं होने चाहिए एक्सेप्शनल केस में, तो कहीं ना कहीं उसी को कोडिफाई किया गया। ओके, लेट्स सी कि द बीएनएसएस Act allows a successor officer, including a public servant, medical officer, and investigating officer, to testify if the original officer is unavailable due to this. तो कुल मिला के ऐसा माना जाता है कि अगर कोई दूसरा सक्सेसर ऑफिसर है वह भी टेस्टिफाई कर सकता है, ठीक है, अगर जो ओरिजिनल ऑफिसर है वह नहीं है, चाहे उसका डेथ हो गया हो, उसका ट्रांसफर हो गया हो, रिटायरमेंट हो गया हो। तो इसको इसलिए लाया गया इस प्रोविजन को ताकि जो प्रोसीडिंग है केस का उसको एक्सपेडाइट किया जा सके, एक्सपेडाइट मतलब तेज किया जा सके, तीव्र किया जा सके, ताकि जो भैया जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं कहीं ना कहीं उसको फुलफिल किया जा सके। ओके, तो इसमें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें एक नया चीज यह भी ऐड किया गया है। और द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट एक्सटेंड द पावर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल। तो अब क्या है कि अब भैया अभी ना सोचो इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस दैट हैव बीन मेड इन न्यू क्रिमिनल लॉज। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो इसके लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।